आज भारत के पड़ोसी देश नेपाल में युवाओं ने विद्रोह कर दिया है। ये नेपाल का सबसे बड़ा विद्रोह कहा जा रहा है। 3 सितंबर को लागू हुए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या है? वो आमतौर पर जो यूट्यूब, इंस्टा या फिर एक्स आप देखते हैं, ट्विटर जिसे पहले कहते थे, इन सब पर प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं के संग्राम से पूरे नेपाल में हंगामा बरपा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि नेपाल में अब तक 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इससे आप इस पूरे मूवमेंट की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर युवा युवतियां सड़कों पर निकले हुए हैं और भारी तादाद में अलग अलग जगहों पर। और ये सब अब नेपाल की बात, काठमांडू की बात नहीं रह गई है, पोखरा से लेकर तमाम अन्य जगह पर है जहां पर ये आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि जहां जहां पर ये अभी तक पहुंचा है, आपको बता दें, विराटनगर हो, बुटवल हो, झापा हो, चितवन हो, पोखरा और काठमांडू के साथ साथ भरतपुर, इन तमाम जगहों पर, और पुलिस जितनी कार्रवाई कर रही है उससे ज्यादा उग्र कई जगहों पर ये प्रदर्शनकारी हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज काठमांडू में कितनी तादाद में ये युवा, ये युवतियां सड़कों पर निकले हैं और फिर अलग अलग जगहों पर, इमारतों पर चढ़ते हुए, यहाँ तक कि जब आप देखेंगे पुलिस की भी जो गाड़ियां हैं उनको भी क्षति पहुंचाते हुए कई जगहों पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि दुखद मौत 20 नेपाल के लोगों की इसमें हो गई है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रदर्शनकारियों की ये मौत हुई है। नेपाल में आज की तस्वीरें श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए विद्रोह जैसी। आपको याद होगा, इस साल नेपाल की जो ओली सरकार पहले राजशाही को लौटाने की मांग पर दबाव में आई थी और अब युवाओं ने सोशल मीडिया बैन को अभिव्यक्ति पर चोट मानकर हंगामा किया है। ये देखिए, कहीं पर वो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्थिति बनती चली जा रही है वो बहुत भयावह है इस वक्त नेपाल में। हमने आपको दिखाया था इससे पहले, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, कैसे वो सीधा राष्ट्राध्यक्ष के घर में आम जनता पहुंच चुकी थी। ठीक वैसी ही स्थिति आज नेपाल में दिख रही है। नेपाल के युवा कई जगहों पर आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहां पर हिंसक झड़पें हो रही हैं। नेपाल पुलिस आपस में इस तरह से गोलाकार तरीके से वो रुककर किसी तरीके से अपने आप को बचा रही है, लेकिन सामने वाले जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर फायरिंग भी कर रही है और दोनों तरफ की तस्वीरें। और इधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को। ये बहुत मुश्किल वक्त है उनकी सरकार के लिए, बहुत मुश्किल वक्त है। एक तरफ भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर जो ये शिकंजा एक तरह से कसा गया है नेपाल सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ ये आंदोलन है युवाओं का, और दूसरी तरफ उनके लिए, उनकी सरकार के लिए, ओली साहब की सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी। देखिए, इस पूरे मामले को अगर आप समझेंगे, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि आखिर तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके जरिए ये युवा भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते थे, उसको अचानक बैन क्यों किया गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो केपीएस ओली पहले से ये इशारा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है और ऐसा मुमकिन है, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही कहा था, ऐसा मुमकिन है कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह वाला आंदोलन किया जाएगा। लेकिन तीसरी तरफ सरकार का ये भी पक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि लगातार ये जो टेक जायंट्स है ना, जैसे इंस्टा है, आप जानते ही हैं, इंस्टा है, फेसबुक है जो मार्क ज़करबर्ग चलाते हैं, ट्विटर है, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, उनका कहना था कि उनका कोई भी कंप्लायंस ऑफिसर देश में नहीं है। मतलब उनकी कुछ भी सरकार की शिकायतें होती हैं कि इसके खिलाफ देखिए यहाँ पर कुछ भड़काऊ किसी ने पोस्ट किया है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो किससे वो कांटेक्ट करें। वो चाहते थे कि उनके देश में भी एक दफ्तर इनका खुले और एक कंप्लायंस ऑफिसर हो, कि सरकार उनको बोले कि भाई देखो ये आदमी गड़बड़ कर रहा है, इसका आप अकाउंट बंद करो। तो ऐसा कोई कंप्लायंस ऑफिसर उनको नहीं मिल रहा था। तो सरकार का ये 2 पक्ष है, लेकिन युवाओं का ये पक्ष है कि लोकतंत्र की आवाज़ को कुचला जा रहा है और उनका ये कहना है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी युवाओं को थी सोशल मीडिया के जरिए, वो भी बंद कर दी है सरकार ने। कुल 26 ऐसे ऐप हैं जिनको बंद कर दिया है नेपाल की सरकार ने। नेपाल के युवा भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी नेपाल सरकार को घेर ही रहे हैं। हम आपको बताते हैं, सवाल है कि नेपाल में युवाओं के इस विद्रोह का आखिरी अंजाम क्या होगा। सवाल यह भी है कि भारत के पड़ोस में एक बार फिर विद्रोह की चिंगारी के बाद भारत की चिंताएं कितनी बढ़ रही हैं। आज हम इसको भारत के एंगल से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो और पाकिस्तान के हालात आप ही देख ही रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों में ये क्या हो रहा है और क्या इसके पीछे कोई एक पैटर्न दिखाई देता है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। ज़ेनजी नेपाल के संसद भवन परिसर तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ
अपने आंदोलन को यही नाम दिया है। अट्ठाईस साल से नीचे के युवाओं का ये मूवमेंट नेपाल की ओली सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित किए गए हैं। नेपाल के राष्ट्रीय झंडे के साथ सड़कों पर उतरे इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार पर बैन लगाओ, न कि सोशल मीडिया पर। और इस बीच हालात इतने बिगड़े हैं कि काठमांडू पुलिस की फायरिंग से कई प्रदर्शनकारियों की मौतें रिपोर्ट हो रही हैं, सैकड़ों घायल हैं। सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज से यहाँ जेनजी रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है युवा सड़कों पर उतर आए हैं। ये जो सरकार के खिलाफ में यहाँ नाराबाजी कर रहे हैं, उनकी मांग है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो है सोशल मीडिया पर बैन कर दी है। इसलिए आज से ये जेनजी रेवोल्यूशन या जेनजी प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। इसमें न कोई राजनीतिक दल है, इसमें न कोई नेता है। सारे जो जेनजी जनरेशन है वो आज से सड़कों पर आई है और उनकी डिमांड है कि सरकार तत्काल सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाया है उसको हटाए। ये प्रोटेस्ट करप्शन के लिए है। हम सब लोग अब जागरूक हो चुके हैं कि अब नहीं सह पाएगा। अब जो होगा अब युवा पुस्ता करेगा। हम लोग को ये बूढ़ा लोग नहीं चाहिए। अब जो देश चलाएगा वो युवा लोग चलाएगा। काठमांडू और वीरगंज समेत नेपाल के अलग अलग शहरों में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़के इस शोले को नेपाल की नई क्रांति कहा जा रहा है। इन जेनजी प्रदर्शनकारियों ने संगठित आंदोलन के जरिए सोशल मीडिया को ही अपना हथियार बनाया। नेपाल में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन से बवाल मचा हुआ है, उनमें चीन का ऐप टिकटॉक भी शामिल है, जबकि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की नीति के तहत 26 प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित हुए हैं। जेनजी प्रदर्शनकारी वीपीएन के जरिए भी आपस में एक दूसरे को संदेश भेज पाने में कामयाब है। अचानक बेकाबू हुए हालात ने पूरे नेपाल का तनाव बढ़ा दिया है। काठमांडू समेत कुछ शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। हिंसा करने पर गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा की कमान नेपाल की सेना ने संभाली है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने आवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर शुरू हुई हिंसा के खिलाफ भारत में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। एसएसबी भारत नेपाल बॉर्डर पर होने वाली किसी भी गतिविधि को लेकर सतर्क है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है। नेपाल में हो रहा युवाओं का यह हंगामा नेपाल के मौजूदा सुरक्षा और सामाजिक हालात की रिपोर्ट दे रहा है। इसी साल पहले भी अचानक नेपाल में प्रदर्शन बेकाबू हुए। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के समर्थन में राजशाही लौटाने की मांग पर जोरदार प्रदर्शन हुए थे। आज तक देखिए इस वक्त जो परिस्थिति बन रही है, सबसे पहले 3 बड़ी बातें आपको बता दें। युवा सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री केपीएस ओली का जो घर है, उस निवास के चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम बहुत बढ़ा दिए गए हैं। चाक चौबंद उसे किया जा रहा है क्योंकि कितने आक्रामक ये तमाम युवा हो गए हैं वो आप देख रहे हैं। ये उनका आवास है जिसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों के आंदोलन की और आपको ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ काठमांडू की बात नहीं है, ये पूरे नेपाल में तमाम जगहों पर ये आंदोलन इस वक्त अपने चरम पर है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि छात्र बहुत आक्रामक रूप में आ गए हैं। 3 दिन पहले कई जगहों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक छात्रों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये आंदोलन जारी है। जिन बड़े जगहों पर है काठमांडू के अलावा, उनमें भरतपुर शामिल है, पोखरा शामिल है, इसी के साथ विराटनगर, बुटबल, झापा, चितवन, इन तमाम इलाकों में ये युवा सड़कों पर निकले हुए हैं। और कई जगहों पर जो इनका आंदोलन है, आपने एक बच्चे को सुना, वो यही कह रहा है कि अब युवा चलाएंगे। तो भ्रष्टाचार, उनका ये कहना है कि सरकार के खिलाफ जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, इसी वजह से सरकार ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही बैन कर दिया, बंद कर दिया। कई जगहों की तस्वीरें जो है वो हम दिखाएंगे। नलिनी सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस खबर पर जुड़ रही हैं, मनोज चौधरी नेता नेपाली कांग्रेस के जुड़ रहे हैं और गणेश बहादुर खत्री वकील नेपाल के जुड़ रहे हैं। लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको दर्शन पराजुली जो कि चश्मदीद है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शन, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या आपने देखा है, और इतना बड़ा जो ये आंदोलन हो रहा है, आखिर छात्र चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं वो? अगर ये तब पूरा बैन हट जाता है 26 ऐप से, तो क्या वो आंदोलन वापस ले लेंगे? उनकी मांग क्या है?
बिल्कुल। लेकिन मैं अभी सेफ हूँ, इधर काठमांडू न्यू बानेश्वर में ही हूँ। आज सुबह 9 बजे तक 9 बजे देखिए 11 बजे तक वो मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं भी वो इवेंट कवर करने के लिए उधर पहुंचा था। जेएनजी रेवोल्यूशन जिसको कहा गया है, ये अब नहीं रुक सकता, क्योंकि जो हमने उधर देखा जो हो रहा है, 19 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। एंड मैं जिस ग्रुप में हूँ उधर, I mean, people are asking for help while we are talking right now in different areas where, I have also seen visuals of police brutality in the protest. दर्शन, Also, yeah. अगर आप आज तक पर है, अगर आप थोड़ी सी, मुझे पता है आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन आप जैसे हिंदी बोल रहे थे वैसे हिंदी में समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए 3 तारीख को ये बैन लग जाता है, उसके बाद ये जो, क्योंकि ओली साहब का उसके बाद का बयान है, वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जेनजी का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट प्लान हो रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए, ये हटा दीजिए अभी जो मैप से अलग अलग जगहों की। मुझे ये बताइए दर्शन कि आखिर ये तमाम छात्र, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही लोग जुड़ते हैं, मतलब ये लोग कैसे जुड़े, व्हाट्सएप के जरिए जुड़े, कैसे ये प्लानिंग की गई, क्या जानकारी है इसके बारे में? और सरकार के खिलाफ गुस्सा है भ्रष्टाचार का, या फिर उनको लगता है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स खुल जाने चाहिए? देखिए, इस आंदोलन के समझने के लिए हमें पहले जानना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है। जैसे इंडोनेशिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ, फिलीपींस में हुआ। जब ये सरकार ने वो 3 गते को जब ये सोशल मीडिया सारा बैन कर दिया, जब केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण में थे, उस बेला जब उसने ये बैन कर दिया, इसने हर एक किसान का, इसने हर एक मम्मी का, एक आम आदमी का वो चैन हराम की दिया। क्योंकि हम रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री है, तो हमारे सारे यंगस्टर तो बाहर है, सो उन लोगों ये फेसबुक ऐप और डिफरेंट ऐप के साथ वो बातचीत करते थे। अब ये एंगर है, इस एंगर के लिए सोशल मीडिया बैन एक जरिया है। लेकिन ये जो करप्शन है, ये जो नेपो किड्स का वो फ्लेक्स है इन डिफरेंट सोशल मीडिया, ये सारे और ये दो गठबंधन की सरकार है, ये दो लार्जेस्ट पार्टी, आई मीन बोथ आर कॉम्पिटिटर्स, राइट? आई मीन ये सरकार को काम चलाऊ का घोषणा आई मीन सदन से और सड़क से पहले ही आ रहा है। बिल्कुल दर्शन, ये टिकटॉक तो बैन नहीं हुआ है ना? टिकटॉक तो बैन नहीं हुआ, लेकिन अगर आप तो आंकड़ा देखें, और क्या इसको लेकर भी नाराजगी है कि बहुत सारे ऐसे जो अन्य एप्स थे अलग अलग देशों के, वो तो सारे बैन कर दिए, लेकिन टिकटॉक तो नहीं किया? टिकटॉक तो बैन नहीं किया। फिर आपको मालूम है कि नहीं, ये जो कंटेंट मॉडरेशन, ये जो आपका सोशल मीडिया कंट्रोल का फंडा है, ये कंटेंट मॉडरेशन से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप आंकड़ा देखिए तो टिकटॉक की वो जो हटा दिया है नेपाल सरकार ने, जो ट्रेंडिंग टिकटॉक में चल रहा था, आज सुबह वो सारे नहीं थे, वो कंटेंट मॉडरेशन के हिसाब से टिकटॉक से हटा दिया जा रहा है। और सरकार यही चाहता है कि फेसबुक आए और कंटेंट वो जो कंट्रोल करने का उन लोगों का फैसला है, इसको से वो इंजाम देने के लिए इन लोगों ने ये सब किया है। लेकिन आज जो आम लोगों की मृत्यु हुई है, मैं अभी जहाँ से खड़ा हूँ, इधर से वो 5-6 मीटर में एक समाजवादी पार्टी का भी एक वो ऑफिस है, वो भी तोड़फोड़ किया कर दिया है। और मेरा ऑफिस भी वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने ही था। जब मैं उधर घुसा, उधर असुर मैं लौट रही हूँ आपके पास। शर्मिला जी भी हमारे साथ जुड़ रही है। शर्मिला, आपने क्या देखा वहां पर, क्या होते हुए आपने देखा है, और ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्यों ये छात्र, क्या ये सरकार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये लोग सड़कों पर उतरे कि सरकार गिराओ, या बस ये चाहते हैं कि ये ऐप वापस 26 ऐप बहाल करो? देखिए, फर्स्ट में तो मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ पे सुबह से ही अटक गई हूँ होटल एवरेस्ट में। मुझे लगता है कि यहाँ का सोशल मीडिया अभी ओनली इश्यू नहीं है, यहाँ के बहुत सारे इश्यूज है, एम्प्लॉयज का इश्यूज है। तो यंग यूथ जनरेशन है ना, बहुत आगे से ही फ्रस्ट्रेशन में है, तो फ्रस्ट्रेशन में थे, है भी। तो यहाँ पे यूट्यूब बैन हुआ, यहाँ का फेसबुक बैन हुआ, तो यहाँ के है ना यंग जनरेशन का जो क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ शर्मिला,
कि टिकटॉक बैन क्यों नहीं हुआ? अगर पूरे सारे इस तरह के ऐप्स को बैन कर रहे थे तो टिकटॉक क्यों नहीं किया और बाकी क्यों कर दिया? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? टिकटॉक भी बैन किया था। हाँ, पर अभी तो चल रहा है। टिकटॉक अभी चल रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बता रहे हैं कि वो है ना, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हमारे देश में। अच्छा। कर गए तो हमें जो नहीं ठीक है, जो कंप्लायंस नहीं कर रहा है उनको ही बैन किया गया है। आपके पास क्या जानकारी है? कई जगहों से पुलिस ब्रूटैलिटी की भी खबर आ रही है। शर्मिला जी बता रहे हैं 20 लोगों की मौत हुई है। आपके पास क्या जानकारी है इस बारे में? डेफिनेटली यहाँ पे वो आप सड़क देख रहे हो, अभी टाइम पे यहाँ के यूथ है ना, यहाँ आ रहा है, या देख रहे हो जहाँ के सेंटर है, यहाँ बानेश्वर कहते हैं। तो मैं 7th फ्लोर में हूँ एवरेस्ट होटल का। तो आप देख सकते हो, पुलिस रोड में है। तो यहाँ के थोड़े यूथ भी नहीं है, और भी है जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो भी यहाँ के आंदोलन में शामिल हो रहा है। तो यहाँ है ना, बहुत सारे लोग घायल थे, प्लस डेथ भी हो रहा है। ठीक है, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है। और आप सोचिए कि ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन रहा है, क्योंकि टोटल जो इंटरनेट कनेक्शन वहां पर है लगभग 1 करोड़ 65 लाख लोगों के पास है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 3 करोड़ है तो लगभग 55.5% के आसपास लोग वहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए सोशल मीडिया कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? तो वो भी लगभग 1 करोड़ 43 लाख लोग, यानी 48.1%। जो पूरी आबादी है नेपाल की, उसमें 48, लगभग समझिए आधी आबादी उनकी सोशल मीडिया पर किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म पर जरूर है। 86.2% जो नेपाल के टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं वो एक ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, पहले तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर थे, लेकिन एक ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 86% लोग हैं। 86% लोग नेपाल के। ये जनवरी 2025 से आप समझ लीजिए तब का डेटा है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो एप्स जिन पे बैन हुआ है उसका असर हो रहा है, तो फेसबुक के 3 करोड़ आबादी में से नेपाल के 1.4 करोड़ लोग फेसबुक पर थे, यानी आधी आबादी फेसबुक पर थी। इंस्टाग्राम आप देखिए, इंस्टाग्राम जो है उस पर कम था, वहां पर लगभग 39 लाख, और ग्रोथ अगर आप देखें तो 8.5% के आसपास वो हर साल बढ़ रहा था। बाकियों पर कम है। फेसबुक पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा था, और उसके बाद लिंक्डइन पर 20 लाख के करीब लोग थे। मैसेंजर पर बहुत लोग हैं। मैसेंजर पर लगभग 1 करोड़ 9 लाख लोग थे। पूरी आबादी नेपाल की 3 करोड़ है, ये याद रखिएगा, तो आपको एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन आ जाएगा। वहीं यूट्यूब पर 85 लाख लोग थे, तो यूट्यूब पर भी कम है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा फेसबुक पर ही थे। व्हाट्सएप पर लगभग 50 से 60 लाख लोग हैं, टिकटॉक पर 22 लाख लोग हैं, और जाहिर तौर पर अब बाकी चीज बैन हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकता है टिकटॉक पर आए। लेकिन जो कुल कमाई होती है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले नलिनी जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, इसको किस तरह से देखें। 2 मुद्दे हैं। क्या ओली सरकार अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लोगों का मुंह बंद करने के लिए इन एप्स को बैन करती है, या फिर उनके इस कंसर्न को समझा जा सकता है वाजिब, जिसमें वो कंप्लायंस मांग रहे थे टेक जायंट से कि भाई आप अपना यहाँ दफ्तर खोलिए, हमें एक कंप्लायंस ऑफिसर दीजिए, हमारी कोई शिकायत रहती है तो उसको एड्रेस कीजिए। लेकिन जब टेक जायंट्स ने, फेसबुक, एक्स, इंस्टा जैसे लोगों ने नहीं ये किया, तब उन्होंने ये कर दिया है। आप इस पूरे विद्रोह को वजह के तौर पर और अल्टीमेट एक्शन के तौर पर कैसे देख रही हैं, आंक रही हैं? नलिनी जी आवाज आ रही है? ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए गेट तक पहुंचकर अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शनकारी कितने उग्र होते हुए दिख रहे हैं। सड़कों पर आप देखिए भारी तादाद में सड़कों पर पहुंच गए हैं। कई जगहों पर उन्हें रोका जा रहा है, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ नेपाली कांग्रेस के मनोज चौधरी जी जुड़ गए। मनोज जी, आप इसको किस तरह से समझाएंगे हमारे दर्शकों को, ये क्यों हो रहा है और इसको रोकने की वजह, मतलब कैसे इसको संभाला जा सकता है और किस हद तक इसको जाते हुए आप देख रहे हैं? जी धन्यवाद। अभी हमारे हिसाब से जो इस देश में बिटंडा अभी जो मच रहा है, ये युग जो है IT युग है।
आईटी युग में सरकार का तो होता है कि समय सापेक्ष जनता के भावना अनुरूप का निर्णय लेना, लेकिन ये सरकार जो है जनता के समय सापेक्ष जनता के हिसाब से निर्णय नहीं लिया गया है। एक सिंगल जो कहिएगा कि एक मंत्री ने लिया हुआ निर्णय है। सरकार में नेपाली कांग्रेस भी है, लेकिन नेपाली कांग्रेस का कैबिनेट का निर्णय नहीं है, नेपाली कांग्रेस का नेतागण से पूछा गया निर्णय नहीं है। इसलिए अभी के युग में जो आईटी युग है, इस युग में सोशल मीडिया बैन का तो सोचना ही नहीं चाहिए। जनता, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, जो जैन जेट युवा पुस्ता जिसको हम आप बोलते हैं, जो 1995 में इसका जन्म हुआ था, करीब करीब 2010 तक का युवा को हम लोग जैन जेट कहते हैं। उस समय में जब ओली जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री जी जिस युग में थे, अभी के युग में फर्क है। सरकार का जो मीडिएटिंग जो वर्क है वो नगण्य की तरफ है, वो जनता का भावना को नहीं समझ पा रहा है। यदि ओली जी के समय में तो ये मीडिया इतना बड़ा नहीं था, सोशल मीडिया का इतना प्रयोग नहीं होता था, वो सर्टेन व्यक्ति के पास था। लेकिन अभी बच्चा खाना खाता है तो क्या सोशल मीडिया देख के खाता है। ऐसे ही युवा को जहां तक बात करेंगे तो जैन जेट का जो युवा है, करीब करीब 15 वर्ष का, जो 1995 और 1910 के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, तो 15 वर्ष आता है। तो 15 वर्ष के बीच में युवा का किताब भी सोशल साइट से आता है, उसका खाना भी सोशल साइट से आता है, उसका कपड़ा भी। लेकिन चौधरी साहब सॉरी, हाँ चौधरी साहब, ये बताइए ना, जेनजी तो ये कह रहा है ना कि जो बजट का सारा पैसा है वो कहाँ हवा हो जाता है। सोशल मीडिया तो आपने उड़ा दिया, जो पैसा रहता है जो लोगों के कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए, वो तो भ्रष्टाचार के मुद्दे से भी इसको जोड़ रहे हैं ना। हाँ, एकदम युवा का चाहना के अनुरूप यदि आप सरकार का नीति नहीं आएगा, कार्यान्वयन नहीं होगा, तो ये बात सब तो उठेगी ही। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है उठना ना। युवा को अब पुस्तांतरण करने का आवश्यकता है। नेपाल में युवा को सरकार चलाने का मौका देना चाहिए। और सरकार, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। गणेश बहादुर खत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं ये नेपाल में। खत्री साहब, आपकी नजर में ये क्या हो रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और कितना बड़ा चैलेंज ये बनता चला जा रहा है? क्योंकि बहुत आक्रामक तरीके से पूरा, और ये नहीं कि सिर्फ काठमांडू में हो रहा है ना, अलग अलग जगह फैल गया है। गणेश जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ जो हो रहा है कि अपना हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका भर्त्सना करके वो विकेट पे निकाल चुके हैं, नेपाल सर्वोच्च बार एसोसिएशन ने। और जो आज जो घटना हुआ है, थोड़ा सा लगता है कि गवर्नमेंट का थोड़ा पहले से इसको इंतजाम करना चाहिए था। गवर्नमेंट का भी पता नहीं था कि इतना जो कितना हो के आएगा, इसीलिए शायद कुछ इसमें सिक्योरिटी का कुछ लैप्स हो इधर हुआ है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, रुकिए एक बार। ये वाला जरा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि अभी तक अगर आप देखिए तो भ्रष्टाचार के आरोपों पर कितने मंत्रियों को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा है। और जो पूरी इसमें जो जानकारी है वो देखिए, जुलाई 2025 में भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री राजकुमार गुप्ता का इस्तीफा होता है। अलग अलग भ्रष्टाचार के मुद्दे में जून 2025 में टेलीकॉम सेक्टर में बिलिंग में घोटाले का आरोप उन पर लगा। ऐसे ही अलग अलग अगर आप देखिए क्षेत्र में वीजा संबंधी भ्रष्टाचार और तस्करी के आरोप लगे मई 2025 में, और एक लगातार सिलसिला रहा है जिसको लेकर बच्चों का ये आक्रोश है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में हेराफेरी का आरोप, ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो वहां पर युवा लगा रहे थे और वहां पर तमाम मतलब ये मुद्दे वहां पर बने हुए थे। इन तमाम मुद्दों को अब युवा वहां पर उठा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री राजकुमार गुप्ता का इस्तीफा, ये तमाम जो केसेस है वो हमने आपको दिखा दिए, क्या क्या आरोप लगे हैं वो हमने दिखाए। लेकिन 16 नहीं, अब तो लगभग 20 लोगों के मौत की खबर हो गई है, इसको अपडेट करा लीजिए। और इसी के साथ साथ सेना कई जगहों पर तैयार है, पुलिस मुस्तैद है। नलिनी जी जुड़ गई क्या हमारे साथ? नलिनी जी, आपसे ये समझना चाह रहे हैं, और हमारे साथ एक और महिला पत्रकार इस वक्त जुड़ गई हैं सीधा नेपाल से, नम्रता। इन दोनों को दिखा दीजिए। नलिनी जी, आप इसमें क्या देख रही हैं, क्या समझ रही हैं, कि आपको क्या लगता है किन वजहों से ये हो रहा है और किस हद तक ये जा सकता है ये आंदोलन? अंजना, ऐसा है कि एक तो नेपाल में जो युवक है जब ठान लेता है
तो कुछ ना कुछ बदलाव होता ही है। 2006 के बारे में गणेश पाराजोली जो थे पहले पत्रकार, वो आपको बता रहे थे इतनी पुरानी 207 साल पुरानी जो एक मोनार्की थी, राजशाही थी, उसको धराशायी कर दिया था। तो ये उस वक्त माओवादियों का बहुत ज़्यादा जोश था। तो ये कौन है ये जो लोग आज सड़कों पर हैं, जो ये युवा, ये उन्हीं के बच्चे हैं। तो ये कहना ये है कि सब सतर्क हो जाएं। अगर आप समझते हैं कि एक दफ़े चिंगारी एक जनरेशन में उठी, दूसरी पीढ़ी में वो थम जाएगी क्योंकि वहाँ पर आप उनको कुछ आराम की चीज़ें दे देंगे, ये नहीं है। बहुत ही जल्दी उग्र हो जाते हैं नेपाल के युवा। दूसरी चीज़ ये है, आज आप देखें करीब 1700 से 2000 युवा डेली रोज पलायन कर रहे हैं नेपाल से। जो वहाँ पर अगर आप चले जाएं काठमांडू में, आपको जर्नलिस्ट बताएंगे वहाँ के कि वहाँ पर जो क्यू है, वहाँ पर उनका एक डिपार्टमेंट है फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के फैसिलिटेशन के लिए, सहूलियत के लिए, जो बाहर में नौकरी करना चाहें, वो क्यू पहले 5 साल से कहीं ज़्यादा लंबा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो क्या कहें, वो कहें कि स्लगिश है, यानी कि उसमें जान कम है। सीधी तस्वीरें इस वक्त वहां से आ रही हैं, वो एक सेकंड में लौट रही हूं मैम आपके पास। ये तस्वीरें दिख रही हैं, देखिए इसको फुल फ्रेम दिखा दीजिए। ये नेपाल पुलिस का एक पूरा बैरिकेड है जिसको लेकर ये युवा वहां पर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इन जगहों पर कम से कम जहां पर ये हो रहा है आगजनी, आप देख ही रहे हैं, गाड़ी आग के हवाले कर दी गई है। और ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, ये पूरा जो इलाका, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब कोई गार्ड्स नहीं है, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छात्र बैरिकेड तक लेकर इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर खेल रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं सीधे काठमांडू से, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। कई जगहों से अभी भी पुलिस उन्हें खदेड़ रही है, कई जगहों पर वो बैरिकेड्स लेकर इधर से उधर जा रहे हैं, और कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल में जेनजी जो प्रदर्शनकारियों हैं उनसे प्रचंड बोले हैं, हमारी समस्याएं एक जैसी, धैर्य से आगे बढ़े। देखिए अब अगर आप देखें तो केपीएस ओली इस वक्त पीएम है, उनकी तरफ से कोई संदेश ऐसा लगता नहीं है कि आज आया है, लेकिन अब प्रचंड की तरफ से ये संदेश दिया जा रहा है। और नलिनी जी, आपने बहुत सही बात बोली कि जब एक वक्त पर माओवादी वहां पर सड़कों पर निकले और उन्होंने पूरा विद्रोह किया वहां पर, जिसके बाद ये सरकार पूरी तरह से बदल गई और पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड आज ये बातें कह रहे हैं जनता से। लेकिन दूसरी तरफ यही जो चाहते थे युवा, जो विकास वो चाहते थे, जो वो चाहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त बने, ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। कई जगहों पर जो आरोप पिछले सालों लगते रहे हैं ओली सरकार पर, वो सब भी एक ट्रिगर पॉइंट बना। फिर सोशल मीडिया बैन हुआ तो ऐसा लगता है कि उनके लिए एक आखिरी चीज जो है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि भाई अब इसके खिलाफ तो सड़क पर उतरना ही होगा, वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं ये भी आपसे एक परसेप्शन चाह रही थी, इस पर एक छवि क्या जो बन रही है उस पर मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि राजा ज्ञानेंद्र की तरफ भी बीच में कुछ दिनों तक हमने देखा था कि बहुत उनके प्रति भी कुछ लोग रुझान दिखा रहे थे, ऐसा कहा जा सकता है। उनके पक्ष में भी लोग बहुत खुलकर वहां पर उतर रहे थे। इसको पूरे घटनाक्रम में कैसे देखा जा सकता है? मुझे लगता है कि राजा ज्ञानेंद्र जो हैं वो तो इस जो हुजूम उठा है यंग लोगों का, वो तो इसके शिकार थे। आपको याद होगा 2008 में इन्हीं युवा ने नारायण हिट्टी पैलेस को घेर लिया था और उनको अपनी गद्दी, अपना ताज छोड़ना पड़ा था, और फिर वहां से जाके वो निर्मल निवास में एक छोटे मकान में चले गए थे। नारायण हिट्टी पैलेस तो छोड़ना पड़ा था। तो यही युवा हैं, यही युवा माने इन्हीं के समझिए पहले वाली पीढ़ी। अंजना, मैं कहना ये चाहूँगी कि देखिए, सतर्क हो जाए पूरी की पूरी एशिया या साउथ एशिया तो बिल्कुल, कि टेक कंपनियां प्लस युवा, और युवा को भड़काना, उग्र करना बहुत ही आसान है आज की तारीख में। तो टेक कंपनी प्लस भड़के हुए युवा सरकारें बदल रहे हैं। और ये भी मुझे लगता है केपी शर्मा ओली का एक थोड़ा सा मैंने देखा था कि केंद्रीयकरण, यानी कि कुछ सेंट्रलाइजेशन उन्होंने अपने अथॉरिटी की कर ली थी। दूसरी तरफ ये भी कहना जरूरी है,
टेक कंपनियां बहुत कोताही बरत रही थी, क्योंकि नेपाल उनके लिए बहुत ही छोटी मार्केट है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लायंस का जो एक सिलसिला होता है उसे इस्टेब्लिश करना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, तो उन्होंने किया नहीं। दूसरी तरफ ये हुआ कि लोगों ने समझा कि ये दबाव डाल ही नहीं रही। लेकिन याद रखें, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में ये ऑर्डर दिया था कि जो कंपनियां हैं, जो टेक कंपनियां हैं, वो अब इसका कंप्लायंस करें। ये संप्रभुता की बात है नेपाल की। तो जब उन्होंने इसमें देरी लगाई, 3 मेरे ख्याल से उनको वार्निंग भी दी गई, उनको 1 हफ्ते का टाइम भी दिया गया, तब जाकर कई बार वार्निंग, उनको कई चेतावनियां दी। तो ये भी पूछने का एक सवाल उठेगा अंजना कभी किसी और प्रोग्राम में कि टेक कंपनियां चाहती क्या हैं? पैसा तो चाहती हैं, प्रॉफिट तो चाहती हैं, और उनको उनके हाथ में है युवा का जो माथा होता है। लौट रही हूँ, ये ताजा तस्वीरें आ रही है मैम, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमीर नेपाली, एक जो वहां पर प्रदर्शनकारी ग्रुप है, उसी से एक प्रदर्शनकारी स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप अपने बारे में जरा बताएं। आप लोग ये गरिमा, ये प्रोटेस्ट इस तरह से आप लोग जो सड़कों पर कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मांग आपकी सबसे बड़ी क्या है, पहली बात। दूसरी बात, सड़कों पर उतरकर आगजनी करके आपको लगता है कि सरकार पर दबाव बन जाएगा? आप लोगों का सबसे बड़ा इशू आज क्या है, गरिमा जी? So hi, this thing हमारा, do I need to speak in Hindi? Okay, हिंदी में। Okay. So हमारा क्या है, हम ये सोशल मीडिया बैंड हुआ है, इसीलिए हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये सोशल मीडिया बैंड होने के बाद ये एक कॉज हुआ है, ठीक है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वी वांट एंटी करप्शन। क्या हो रहा है कि हमारे गवर्नमेंट में बहुत सारे करप्शन, दिस हैज बीन एन आई ओपनर फॉर अस, कि हमें ये एक आई ओपनर जैसा है। और ये क्या हुआ कि हमारे गवर्नमेंट चाहता है कि वो उसको एक्सेस चाहिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और ये जो है वो मेटा के अगेंस्ट में है। और ये सिर्फ मेटा की बात नहीं है, हमारे बहुत सारे नेपाली एप्स भी वो नहीं चल रहे, वो बैंड हुआ है। जैसे कि हाम्रो पात्रो, वी हैव सम नेपाली एप्स, दोज जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है वो भी बैंड हुआ है, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये हो रहा है एंटी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के करप्शन के लिए हो रहा है। क्योंकि जब आप देखोगे हमारे पास्ट के केपी शर्मा ओली, पास्ट के प्रचंड और पास्ट की कोई भी पॉलिटिकली इंक्लाइन पार्टी का हेल्थ, उन लोगों का हिस्ट्री देखो और अभी उन लोगों को देखो और उन लोगों के किड्स को देखो कि बहुत सारे डिफरेंस है। वो आइदर वो भी फाइनेंशियल हो, वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, हाफ ऑफ द बिजनेस दैट हम चला रहे हैं वो वाया क्या होता है, सोशल मीडिया के थ्रू होता है। और सब कुछ तो वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, हमारे तो गरिमा, मैं समझी आपकी बात, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं। सोशल मीडिया, आप बता रहे हैं कि ये जो बैन हुआ ये ट्रिगर था आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार वाली सरकार है वो सरकार जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? आगे क्या सोच रहे हैं इस पे गरिमा? हमारा आज सिर्फ एक स्टेप था। हमारा ये आपने जो कहा कि वो सड़कों पे गाड़ी चलाना, वो हमारा प्रोटेस्ट कभी भी नहीं था। आप देख सकते हैं हमारे जो कोई भी कनेक्टिव प्लेटफॉर्म हो, वहां पर हमने बहुत क्लियरली कहा था कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करेंगे। पर क्या हुआ कि हम नहीं कर रहे थे। दैट वाज कमिंग फ्रॉम द पुलिस के साइड से टीयर गैसेस वो फेंक रहे थे। एवरीथिंग वाज वेरी पीसफुल। कि स्टूडेंट जो कॉलेज के ड्रेस में थे उन्हें बुलेट फायर कर रहे थे। मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है कि वो लोग डायरेक्टली रैंडमली, कोई देखे भी नहीं थे, रैंडमली बुलेट फायर कर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, दो बुलेट वो फायर कर रहे थे वो रबर बुलेट नहीं था, वो एक्चुअल बुलेट था। हमारे पास फोटोज है, रोड पे वो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ठीक है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके बाद ये तो बैरिकेड पर लेकर एक लड़का, ये लोग जा रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी पीछे जलती हुई दिखाई दे रही है। उसके सामने एक महिला, एक लड़की, एक जो स्टूडेंट है वो सोशल मीडिया को लेकर, जेन जी के पूरे अपने आंदोलन को लेकर एक प्लैकार्ड भी पकड़ी हुई है। ये देखिए, वी जेन जी वांट सोशल जस्टिस, ये उन्होंने बैरिकेड मतलब अपने हाथ में एक बैनर पकड़ा हुआ है छोटा सा, और ये अलग अलग जगहों पर आगजनी की इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। अब गरिमा, आप लोग क्या सोच रही हैं, आगे क्या करिएगा? एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। अब आप लोग क्या सोचें? आज तो आपने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार पर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा असर हुआ है।
यस, अभी तो हम रुकने वाले नहीं है। देखो कि अभी ये सिर्फ फर्स्ट डे, ठीक है। अगर देयर आर लाइक ऑलमोस्ट 14 to 15 लाइव्स, वो अभी मेनी पीपल आर ऑलरेडी वो जा चुके हैं, और 100+ पीपल अभी हॉस्पिटल पे बेड नहीं है। ये सिर्फ हमारा फर्स्ट डे था, और वो बहुत रैंडमली, इट्स लाइक कि उन लोगों को किसी को मारने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी तो यहीं पर रुकने वाला नहीं है, पर आगे क्या होता है, हमारे टीम हमारे यहाँ देश में क्या करेंगे, वो हम अभी इसी वक्त तो हम रुकने वाले नहीं है। बहुत सारे स्टेप अभी जा रहे हैं, आप लोगों भी अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग दिस अप। पर अभी यही हमारे एंड स्टेप तो कभी नहीं होगा। अभी तो गरिमा जी, कल भी आप लोग ऐसे ही आंदोलन के लिए सड़क पे निकलेंगे? या ऑफ कोर्स, लेट इट बी। हम और आप लोग आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? व्हाट्सएप के जरिए या कौन से प्लेटफॉर्म पर? अभी ये सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमारे देश के सब इन्फ्लुएंसर, हाफ ऑफ द इन्फ्लुएंसर, हाफ ऑफ द सेलिब्रिटीज, प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म कौन सा? अभी तो हमारा टिकटॉक पे है, और अच्छा, वो भी वी आर यूजिंग व्हाट्सएप। इवन इफ वो बैंड हुआ है, हम VPN यूज करके व्हाट्सएप और ये थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव है। सो उसी प्लेटफॉर्म, डिस्कॉर्ड, एवरीथिंग पे हम प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होकर हम ये सब कुछ अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव हो रहे हैं। इंटरनेट वहां पर चल रहा है अभी? या इंटरनेट अभी तक अच्छे तरीके से चल रहा है। और कल के लिए आप लोगों ने टाइम भी फिक्स कर लिया है? कल कितने बजे निकलना है? अभी कल के लिए सब कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो सब इंटरनली है। पर आपको मैं ये बता सकती हूँ कि अभी हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, ये हमारे बॉर्डर लाइन नहीं है। वी हैव सो मच, बिकॉज सी सो मेनी पीपल हैव lost their life, बहुत सारे। और some kids are in college age, they're 16 to 18 years, तो अभी 16 और 18 साल के होंगे वो लोग। अभी यहाँ पर तो ये तो सबको पता है कि यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं ये। ठीक है, धन्यवाद आपका गरिमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नम्रता, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त नेपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। नम्रता, आप क्या बताएंगी? क्योंकि देखिए, बड़ी बात जो समझने की है इस पूरी खबर में वो यही है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, यूट्यूब, इंस्टा का बैन करना एक ट्रिगर साबित हुआ है, या फिर ये सिर्फ इस बैन के खिलाफ है और अगर वो बैन हट जाता है तो लोग शांत हो जाएंगे, युवा शांत हो जाएंगे? ये एकदम बैन उठने के बाद ये शांत नहीं होगा। एक्चुअली जेनजी ने क्या किया है, एकदम ब्रेवली, दिस जनरेशन इज वेरी ब्रेव। इसने क्या किया, जो नेपाल के अभी सच्चा नागरिक है हर कोने पर, वो नागरिक का जो अंदर का आक्रोश है वो निकाल दिया है। अभी आप अगर कपल ऑफ मंथ्स बैक, कपल ऑफ इयर्स का नेपाली डेटा आप देखो, आपने भी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, आपने भी भ्रष्टाचार का डेटा थोड़ा शेयर किया है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि नेपाल में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि ये क्लिप्टोक्रेसी की तरफ जा रहा है। द पावर, द अथॉरिटी इज टेकिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द हैंड्स। अभी एक्चुअली थोड़े देर पहले एक इंटरव्यूई ने बोला था आपको, माओवादी का उसने स्मरण कराया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेपाल के युवा, जब राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्की था इस देश में, उस बार भी मुझे याद है कि जब बारिश होती थी बहुत, और नेपाल के सेंट्रल में टूरी खेल करके है एक, जहाँ पर सब कोई आंदोलन करने के लिए उतरते हैं, वो छतरी ले के आते थे राजा के विरुद्ध भाषण करने, पकड़े जाते थे। लेकिन आज जो हुआ है, जनजी निकल गए हैं स्ट्रीट में, दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग टू द अडल्ट्स ऑफ नेपाल। लेकिन इतना सैड दृश्य और परिस्थिति नेपाल गवर्नमेंट, अभी का गवर्नमेंट ने किया है, जो मुझे नहीं लगता है एब्सोल्यूट मोनार्की के टाइम में भी हुआ। दमन उस टाइम भी होता था। और यही सब जो अभी प्रधानमंत्री है, नेक्स्ट प्रधानमंत्री होने के लिए देउवा जी वेट कर रहे हैं, नेपाली कांग्रेस वेट कर रहे हैं, है ना, ये सब उस टाइम आंदोलन में निकलते थे।
मुझे ये मालूम है क्योंकि मैं वहां पर साइकिल ऐसा में चलता रहा है। नलिनी जी, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब नेपाल जाकर हम लोग देखते थे कि किसी दुकान में ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि राजा ज्ञानेंद्र की, उनके परिवार की फोटो न लगी हो, उनकी फोटो न लगी हो। और वो एक जो मोनार्की का वहां पर एक वर्शिपिंग ऑफ द किंग था, पूजा करना राजा का, वो दौर भी देखा। फिर जो लेफ्टिस्ट पार्टीज का दौर, कांग्रेस का, अब ये एक साइकिल वहां पर चल रहा है। भारत इसको किस तरह से देखे, मैं इस पर लाना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी चीज मिस तो नहीं कर रहे हैं। हमने श्रीलंका में देखा किस तरह से ऐसे ही एक विद्रोह होता है और वहां पर पार्लियामेंट से लेकर प्रेसिडेंट हाउस, हर जगह पर वहां पर आम जनता घुस जाती है। फिर बांग्लादेश में हमने भयावह तस्वीरें देखी, अब ये नेपाल में हो रहा है। कई बार लोग ऐसा इशारा करते हैं कि कोई जो टेक जायंट्स हैं या जो फॉरेन पावर्स हैं वो तो नहीं इसको ये कर रहे हैं। और सितंबर में ओली साहब को भारत भी आना था। अब भारत इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखे? भारत चिंता में होगा और भारत बहुत ही बारीकी से हमेशा ही नेपाल को देखता आया है। आज भी उतना ही बारीकी से देख रहा है हमारा विदेश मंत्रालय, इतने तो मुझे जानकारी है पक्की। अब इसमें यह है कि भारत को भी ये सतर्क तो हो ही जाना चाहिए। देखिए, हमारी जो 1950 की ट्रीटी है, 75 साल हो गए, हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं, यानी कि नेपाल के जो नागरिक हैं भारत आ सकते हैं, भारत के नागरिक नेपाल जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब सिर्फ शायद आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, पहले तो वो भी नहीं था। मेरा आपसे कहना यह है कि और बाकी रोटी बेटी का रिश्ता है ही, आप जानते हैं। तो जब ये रिश्ते हैं तो क्यों नहीं ये चिंगारी फैल सकती है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है जो कि बॉर्डर के लोग हैं या उसके आगे के। तो ये जो कहा आपने भी कि जो कि हमारी टेक कंपनी, हमारी क्यों, जो विदेशी बड़ी से बड़ी टेक कंपनीज हैं, वो युवा जो उग्र होने में उनको अब समय नहीं लगता। सोशल मीडिया में, जैसे अभी भी आपने जो एक दो जर्नलिस्ट यंग लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कल का हमें प्रोग्राम किया, अब हम जाएंगे नहीं वापस। मैं आपको दावे के साथ कह देती हूँ कि वो जाएंगे वापस, क्योंकि वहाँ पे नेपाल में एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है, वो है छल फल, यानी कि बातचीत कभी ना कभी शुरू होगी और उनकी छल फल बहुत ही लंबी चलती है। उसके अंदर में या तो एक पार्टी थक जाती है या दूसरी पार्टी समझ लेती है दूसरी की बात। वहां पर नेपाल में इस वक्त केपी ओली शर्मा के खिलाफ कोई बहुत जबरदस्त राजनीतिक विरोध नहीं है, क्योंकि कहते हैं पीओडी, यानी कि प्रचंड, ओली और द्योबा, पीओडी ये पर्दे के पीछे मिले हुए हैं या इनकी साठगांठ है, दोस्तियां हैं। तो ये तो तीन पार्टीज को बिलोंग करते हैं। तो ये लगता है कि जबकि राजनीतिक विरोध नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि केपी शर्मा ओली को पॉलिटिकली कोई इतना बड़ा भारी खतरा मुझे तो नजर नहीं आता। तराई के लोगों से मेरी बात नहीं हुई है, तो पार्टियों से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हिला सकते हैं राजनीतिक तौर पर। जहां तक ये रहे जेन जी, देखिए कितनी आयरनी है इसमें कि नाम भी उन्होंने टेक कंपनियों से ही लिया अपना, जेन जी। ये कहाँ का मजाक है? ये नेपाल के बच्चे हैं, ये नेपाल के युवा हैं। नेपाल में इस वक्त 25% उनका जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो रेमिटेंस से आ रहा है, यानी कि बाहर में जो नेपाली अपना पसीना बहा रहे हैं, कम से कम 75 लाख से भरसक 1 करोड़ यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, गल्फ कंट्रीज में जो नेपाली हैं वो जो पैसे भेज रहे हैं, और जो इंडिया में नेपाली हैं वो जो पैसे भेज रहे हैं, वो 25% जहां पर जीडीपी हो रेमिटेंसेस का, उससे आप अंदाजा लगाइए ना कि जो युवा हैं वो अपना भविष्य वहां देख ही नहीं रहे। जबकि नौकरी नहीं मिलेगी, जबकि आपको आगे जाने की कोई यानी कि आपको राह नहीं दिख रही है, आप बाहर जा रहे हैं, तो गुस्सा तो होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य ये होता है, आश्चर्य क्या, ये मुझे लगता है लीला किस्म के, जबकि प्रचंड के जो पूरे माओवादी थे उन्होंने 12,000 नेपालियों को जान से मार डाला था अपने आंदोलन में। उस वक्त केपी शर्मा ओली प्रचंड के साथ थे, और आज वो पूरा का पूरा फिर दायरा अब इनको घेर रहा है। इनके बलुआटार के जो मकान है, जहाँ पे आपने अभी बताया कि वहां पर आर्मी आ गई है, पर ठीक यही तो हुआ था।
फिर आर्मी को निकाल दिया था नारायण हिट्टी पैलेस से, और उसके बाद में युवा अंदर चले गए। देखते हैं तो नलिनी जी क्या घटनाक्रम हो रहा है वहां पर। एक बार जी मैं लौट रही हूँ। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। आशुतोष, आपके पास क्या खबर आ रही है और स्थिति किस तरफ बढ़ती हुई दिख रही है आपको? हम दरअसल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बलुआटार में जो मीटिंग चल रही है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की, वहां से एक बयान का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सिंह द्वार तमाम जो इलाके वहां सेना ने मोर्चा संभाला है। जो अब तक प्रदर्शन अंजना सिर्फ काठमांडू में था, अब वो पूरब में बीरगंज सिमरा तक और उधर दक्षिण में लुम्बिनी से जो भारत से सटती सीमाएं हैं बहरावा और इसके साथ साथ नेपालगंज, इन तमाम इलाकों में फैल चुका है। आज जो पर मतुआ घर जहां माती घर जहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अब वहां पर जैसे आपने उन प्रदर्शनकारियों को सुना कि VPN के जरिए व्हाट्सएप, वाइबर और दूसरे जो चैनल है वहां का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, भारत से लगती हुई जो सीमाएं हैं नेपाल की, अब उन वहां पर भी छोटे छोटे कस्बे शहर हैं, आसपास के जो कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, हाई स्कूल हैं, वहां पर भी वो मोबिलाइजेशन शुरू हो चुका है। उन्हीं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर, चूंकि मैं खुद जुड़ा हुआ तो वहां से मैं देख रहा हूं किस तरह का मोबिलाइजेशन हो रहा है। तो कल आप समझिए कि लुम्बिनी से लेकर नेपालगंज, रूपनदेही, बुटवल, बीरगंज, सिमरा, इन तमाम इलाकों से लेकर के उत्तर में सिंधुपाल चौक तक, और हर जगह से हम कवरेज भी आशुतोष अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। कुछ बड़ी बात जो है वो अपने दर्शकों को जरा बताना चाहते हैं, क्योंकि भारत अगर सचेत है तो जैसा पहले भी हम लोग जानकारी दे रहे थे आपको कि पोरस बॉर्डर्स है हमारा नेपाल के साथ, और इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत को किस तरह से इस वक्त चौकस रहना होगा। नेपाल में बवाल के बाद भारत अलर्ट पर है। भारत नेपाल सीमा पर SSB ने चौकसी बढ़ाई है। सीमा पर जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है वो तैनात किए गए हैं। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है हमारे आसपास के देशों में, देखिए चाहे वो पाकिस्तान हो, इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, चाहे वो म्यांमार हो जहां पर सैन्य तख्ता पलट 2021 में होता है, इन तमाम जगहों पर आप देखिए। नेपाल में देखिए क्या हो रहा है, 2025 का ये हंगामा। इससे पहले चाहे आप देखिए श्रीलंका का, देखिए श्रीलंका का 2022 में सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ, आर्थिक संकट, महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोपों पर ये हुआ था। और फिर बांग्लादेश में जो हुआ है वो भी आपने देखा ही, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं।